हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई क्लास में। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की शुरुआत आज से होने जा रहा है, तो आज की इस क्लास में हम लोग सेम पेपर जैसा पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कम ही क्वेश्चन होगा, लेकिन आपके परीक्षा हाल के लिए अति संभावित पेपर वाले प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो साथियों, आपको अपने परीक्षा हाल में जाने से पहले आज के इन 55 सवाल का उत्तर जरूर तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि सबसे जो शानदार क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथियों, आप सभी का एक छोटा सा टारगेट है, यदि आप लोगों ने इन 55 सवाल में से 26 सवाल सही कर लिया तो समझिए कि आप अपने रियल शिफ्ट में ऑटोमेटिक काफी अच्छा स्कोर करने वाले, क्योंकि इस क्लास में ऐसे ऐसे प्रश्न रखा गया है जिसे हल करने के बाद आप सभी खुद मालूम हो जाएगा कि आपको किस तरह के सवाल मिलेंगे पेपर में और आपकी तैयारी किस पोजीशन पे इस टाइम होने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग साथियों जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के अति संभावित प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिए कि आप सभी का आज होगा, 9 जून को होगा, या साथियों 10 जून को होने वाले। एक तरह के आप 8, 9, 10 जून क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को इस क्लास में देखने वाले हैं। ओके, तो इस क्लास को हम लोग काफी अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले, बस आप इस क्लास को देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 के बीच में है। पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने प्रतिपादित किया था? भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने प्रतिपादित किया था सदाबहार क्रांति शब्द को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो साथियों, इनमें से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो हेनरी डेरेजुए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और कितने द्वार हैं? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें ना 570 मीनारें हैं और कितने टोटल द्वार हैं? तो 64 द्वार हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3 मिनट की कितने अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकेंड का एक ब्रेक भी होता है? एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3 मिनट की कितने अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकेंड का एक ब्रेक भी होता है? तो याद रखिए साथियों, 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, इनमें से कौन संगीत वाद्यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो कौन है भाई? पुद्दुकोट्टई, दक्षिणामूर्ति, पिल्लई हैं। ये कंजीरा वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं। 1 दिसंबर को शुरू होता है, 10 दिसंबर को समाप्त होता है। ये जो हॉर्नबिल पर्व है 10 दिनों का त्यौहार ही होता है, जो कि साथियों ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और साथियों आगे बढ़ने से पहले जिन भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है साथियों, तो पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका भाई, इसमें याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे। अंतिम 2 दिन आप सभी के पास बचा, तो क्या काम करेंगे? प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन को तैयार करेंगे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग आप सभी को 60 to 80% सवाल देखने को मिलता है, और लगभग उसी तरह हर एक क्वेश्चन देखने को भी मिलता है हर शिफ्ट में। तो 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मिलेगा कैसे भाई? ये देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इन व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, मात्र 25 रुपीज़ पे करके ये तुरंत साथियों अपने पास क्वेश्चन मंगाइए और अपनी रिवीजन 1 नंबर कर लीजिए भाई। हर एक क्वेश्चन इसमें मिलेगा, जैसे कि ऑल सब्जेक्ट कवर होगा, ऑल क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन का एक प्रकार का भरोसा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके तुरंत अभी मंगा लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय अंततः किस वर्ष में शुरू की गई थी? संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो याद रखिए वर्ष 1992 में शुरू की गई थी।
बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भाई मटकी नृत्य किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम पर है? तो राजस्थान राज्य का है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात को गरीबी अनुपात और क्या कहा जाता है? गरीबी रेखा से नीचे जो है इनकी जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या और कौन सा भाई कहा जाता है? तो ध्यान रखिए आप लोग, व्यक्ति गणना अनुपात कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गुरु पर्व किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है भाई गुरु पर्व। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्लास पे नए हैं तो भाई क्लास को जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? तो वर्ष 1928 में आया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? तो साथियों कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? तो संगीत, नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में जाना जाता है कथक नृत्य को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट नहीं है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट एक नहीं है, वो कौन सी नहीं है? तो जस सोली नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम से है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप हर एक सवाल का उत्तर इसी क्लास में तैयार कर लेंगे भाई, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? तो साथियों भारत के किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखिए मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं? तो पूरे 238 भाई सदस्य होते हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। भोर होते ही सब उठ गए, रेखांकित शब्द भोर, तो भोर का विलोम शब्द क्या होगा? सांझ हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प क्या होगा? अपना मतलब साधने वाला, अपना मतलब साधने वाला, तो क्या बोलेंगे? स्वार्थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, दिए गए शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। ज्योति का विलोम शब्द, तो ज्योति का विलोम शब्द तम होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, दिए गए वाक्य में उचित परिवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चारों बहनों की प्रॉपर्टी में भागीदारी है, तो भागीदारी का आप सभी को भाई परिवाची शब्द बताकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यानी कि चारों बहनों की प्रॉपर्टी में देखिए भागीदारी है, तो क्या होगा? हिस्सेदारी होगा भाई, है ना। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कल उमा की पेशी है, हाल में पेशी है, तारीख में, इम्तिहान में कि अदालत में? कल उमा की भाई अदालत में पेशी होगी ना, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जहां आसानी से पहुंचा जा सके, तो साथियों जहां आसानी से पहुंचा जा सके इसके लिए एक शब्द, तो सुगम। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे, ठीक है। और साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होगा। आज 8 जून को है कि 9 जून को कि 10 जून को,
दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बताइए साथियों, श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू, आंसू देखिए कैसे लिखा था भाई, आंसू ऐसे लिखते, देखिए इसमें ये गलत है भाई, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ये गलत वर्तनी है, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। उसकी ग्रीवा में काफी दर्द है, तो ग्रीवा देखिए रेखांकित शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द है, तो क्या होगा? गर्दन, यानी कि उसकी गर्दन में काफी दर्द है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। एक अकेला 2 11 का अर्थ क्या है? एक अकेला 2 11 का अर्थ क्या है? यानी संगठन में शक्ति होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। निम्नलिखित पर्यायवाची में से भागीरथी का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए, क्या बनेगा? तो गंगा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। जीवन की सबसे बड़ी यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती, यानी जीवन की जो सबसे बड़ी विडंबना है कि यह कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती, डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। जनता काफी आक्रोशित थी, रेखांकित शब्द में कौन सा वचन प्रयुक्त हुआ है? जनता, बताइए साथियों कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन या द्विवचन, या इनमें से कोई नहीं? जनता की बात कराए तो एक वचन है, ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। भुलाकर बहुवचन मत कर दिए क्योंकि जनता बहुत होते, लेकिन ये परफेक्ट एक वचन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। उस साधु का कोई शत्रु नहीं था, तो कोई शत्रु नहीं, केवल इसका एक शब्द बताना है, कोई शत्रु नहीं। इसका मतलब कि साधु अजात शत्रु होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो पाहन एक तद्भव शब्द है, ठीक है, ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है? तो साथियों इनमें से विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है? जैसे निस्वार्थ परामार्थ, ये नहीं है भाई, निस्वार्थ परमार्थ नहीं है, ठीक है, विलोम शब्द युग्म नहीं। ये क्या है भाई? निस्वार्थ परमार्थ एक तरह के ये समानार्थी शब्द हैं, ये विलोम शब्द युग्म नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप। तो साथियों महात्म्य कैसे लिखा जाता है बताइए साथियों, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। तो महात्म्य देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लिखा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। मुहावरा अगर मगर करना का सही अर्थ भेद बताइए। अगर मगर करना इसका सही अर्थ क्या होगा? तो बहाने बनाना होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। इस समय घर में अंधेरा है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इस समय घर में अंधेरा छाया है, ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए मेघ का पर्यायवाची वारिद जलद है, जलधर, लेकिन मदन नहीं है। मदन जैसे कि कामदेव का है भाई, कामदेव का, और किसका भाई? मनोज का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। मेघ का पर्यायवाची मदन नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। जो अतिथि का सत्कार करने वाला उसे कहेंगे, जो अतिथि का सत्कार करने वाला उसे क्या कहेंगे? तो आतिथेय बोलेंगे, आतिथेय, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। एक निश्चित कोड भाषा में TDG को 1680 लिखा जाता है और BHI को 432 लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में KCE को कैसे लिखा जाएगा? ये रीजनिंग का सवाल है भाई। जैसे पहला देखिए T, D और G, इसका कोड 1680 लिखा है, तो पहले तो साथियों हर एक अक्षर का कोड करेंगे तुरंत हम लोग, ठीक है। देखिए T होता 20, D होता 4, G होता 7, इसको जोड़ेंगे तो साथियों देखिए 1680 आएगा नहीं, यानी इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया है। तो इसमें लॉजिक जानते क्या लगा है? जैसे 20 गुणा 4 गुणा 7 कितना आएगा? पहले जोड़िए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 20 चौका 80, 80 गुणे 7, 7 और 56, 560 आया। अब देखिए 560 है ना, तो TDG 3 अक्षर है, तो इसका 3 का मल्टीप्लाई किया है, कितना होगा? 3 0 का 0, 3 6 18 के 8, 3 5 15 16, यानी 1680 हो जाएगा। देखिए क्लियर, यानी कि ना जो TDG दिया है इसका हर एक अक्षर का कोड किया, सबका पहले तो मल्टीप्लाई किया, जितना आया साथ टोटल अक्षर का भी मल्टीप्लाई किया है,
ठीक है। अब BHI के देखिए जो दूसरा दिया है इसका कोड 432 क्या है, तो BH8I9, तो इनका मल्टीप्लाई करें देखिए 2 गुणे 8 गुणे 9, 2 8 16, 9 1 44। अब टोटल अक्षर कितने 3, देखिए 3 चौक का 12 2 1, 3 चौक 12 13 3, 3 कम दिख 4, 432 आ गया। यानी कि KCE में सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हर एक अक्षर का कोड करेंगे कि आपका 11 C3 E5, तो पहले तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 11 तिया 33, 33 पंजे 5 तेई 15, 5 तेई 15, यानी 165 आना चाहिए भाई, है ना, 165 सही है। और टोटल अक्षर देखिए KCE में 3 अक्षर है, तो 3 5 15 5 1, 3 6 18 19 1, 3 1 कम 3 1 4, यानी 495। तो ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। चींटी का संबंध बॉम्बी से, बत्तख का संबंध तालाब से, तो घोड़ा का संबंध क्या होगा। जैसे चींटी बॉम्बी में रहता है, बत्तख हमेशा तालाब में रहता है, तो घोड़ा कहाँ पर रहेगा भाई, अस्तबल में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, नीचे एक श्रृंखला दी गई वो भी अक्षर का जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। NRT, MQS, LPR, KOQ, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो साथियों जब भी ये सवाल आए अक्षरों का श्रृंखला, तो आपको ना केवल पहले अक्षर का रिलेशन निकाल लेना है। N, M, L, K, देखिए N14, M13, L12, K11, -1 हुआ है, देखिए 14 से 13 -1, 13 से 12 -1, 12 से 11 -1, यानी कि साथियों 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, 10 पे कौन अच्छा रहेगा, J। तो कौन सा ऑप्शन, देखिए J से शुरुआत हुआ है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। अब देखिए दूसरे अक्षर का कोड निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि या तो JK आ जाएगा या तो JN आ जाएगा, है ना। देखिए RQPO, RQP और O। R देखिए 18, Q17, P16, O15, 18 17 -1, 17 16 -1, 16 से 15 -1, इसमें भी -1 हुआ है, तो 15 से घटाएंगे 14, 14 पे क्या होता है साथियों, N होता है, यानी JN। देखिए बी ऑप्शन, पहला अक्षर हमारा J मिल गया था तो दूसरा अक्षर N मिल गया। इसी तरह आप तीसरे अक्षर का कोड निकालेंगे तो P आपको मिल जाएगा। इसमें लॉजिक -1 का लगा है भाई, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, 5 सहकर्मी हैं PQRS और T एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। जैसे एक आपका वृत्ताकार मेज है, इसका केंद्र बीच में है, 5 सहकर्मी हैं, 1 2 3 4 5। तो साथियों एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे कि पहला लाइन P जो है ना वो Q के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो साथियों Q के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, P। भाई दायां बायां आप जानते होंगे, जैसे कि Q ये केंद्र की तरफ देख रहा है तो इसका दायां साइड यानी राइट साइड इधर ही होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा, ठीक है। क्लियर इतना। अब देखिए दूसरे का लाइन को पढ़ते हैं, यस जो है ना वो P के बगल में बैठा है, P तो ऑलरेडी बैठ चुका है, P तो सवाल क्या बुलाएगा भाई, P जो है Q के ठीक, एक सेकंड भाई ये तो सवाल अभी हमारा गलती हो रहा है, P जो है ना Q के ठीक बगल में बैठा है, यानी Q के ठीक बगल में P बैठा भाई, लेफ्ट में बदला बैठा, हम तो दाएं बैठा थे, सॉरी भाई। Q के ठीक बगल में भाई P बैठा, वो भी बाईं साइड में। अब देखिए यस जो है वो P के बगल में बैठा है, यानी कि तो P ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है तो इसके बगल में यस आ जाएगा। क्लियर, यस यहाँ पे आ जाएगा P के बगल में। फिर देखिए T जो है वो Q के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब देखिए भाई Q के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है भाई, T बैठा है, तो T को यहाँ बैठा दीजिए। Q के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, T बैठा है। अब देखिए एक अभी सहकर्मी नहीं बैठा, तो कौन नहीं बैठा भाई, R नहीं बैठा, तो R को यहाँ बैठा लीजिए। सवाल देखिए अंतिम में क्या दिया है, P के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो साथियों P के ठीक बाईं ओर देखिए S बैठा है ना, ये P के दाईं साइड पूछता तो Q बैठा है, लेकिन साथियों P के बाईं ओर तो यस बैठा है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप सवाल को हल करेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को हल करिए। तो यदि 40A 10B 8C 15 64 है और 15A 30B 9C 20 बराबर 70 है, तो 7A 9B 3C 8 क्या बनेगा, बताइए साथियों। इसमें लॉजिक देखिए, जैसे कि हमें ये समीकरण हल करके ना 64 लाना है किसी तरह। इसमें कौन सा भाई, जब ये सवाल आ गया तो जानते हैं कि गुणा भाग या माइनस प्लस लगा होगा जरूर। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं हम लोग भाई, जैसे 40A दिया है तो देखिए 10 का भाग 40 में, तो पहले A की जगह हम भाग कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। B की जगह हम कितना करते हैं भाई, गुणा कर लेते हैं भाई, तो 8C है, C की जगह हम कितना कर लेते हैं भाई, इस बार माइनस कर लेते हैं 15, तो 64 हमें लाना है भाई ना।
तो 10 का भाग 40 में देंगे 4 बार में, गुणा 8 माइनस 15 बराबर 64, 4 32, 32 में से 15 घटा देंगे तो साथियों 17 आएगा, लेकिन हमें 64 लाना है, यानी इसमें पहले भाग गुणा माइनस नहीं लगा है। ठीक है, अब दूसरा लॉजिक हम लगाते हैं, जैसे साथियों 40 एक जगह गुणा रख लेते हैं भाई, 10 10 का देखिए बी है, बी की जगह साथियों मान लीजिए भाग कर लेते हैं हम लोग, है ना। 8 8 को देखिए सी है, सी की जगह हम लोग प्लस कर लेते हैं 15, इसको हल करने के बाद हमें 64 चाहिए, इसको हल करिए। जैसे देखिए 40 गुणे 10, अब 8 का भाग डायरेक्ट 10 में नहीं जाएगा तो 10/8 कर लेंगे हम लोग, प्लस 15, 8 पंजे 40, 10 पचे 50। क्लियर मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, 10 पचे 50 यहाँ से, और ये प्लस 15 कितना हो गया साथियों 65 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 64 हमें बनाना है ना। इसमें +1 किया क्या, देखिए इसमें सबसे पहले हमने गुणा भाग प्लस रखा है ना, तो दूसरा अब देखते हैं एक बार हम लोग पहले तो 15 पहले हमने क्या रखा था भाई, गुणा, एक की जगह गुणा 30, बी दिया है तो बी की जगह साथियों भाग, है ना। 9 के बाद देखिए सी है, सी की जगह साथियों प्लस, क्लियर, प्लस कितना 20, इसको हल करने के बाद हमें 70 इस बार चाहिए, क्या आएगा 70 हल करने के बाद, देखते हैं भाई 15 गुणे 30/9 प्लस 20, तो साथियों क्या हो जाएगा 15 का गुणा 30 में करेंगे तो 450 अपान में 9 प्लस 20। अब देखिए साथियों 9 पचे 45, 50 बार में कटेगा ना, 9 का भाग 450 में देंगे तो 50, 50 20 70, देखिए आ गया। यानी कि साथियों इसमें लॉजिक वही था, पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे 65 होना चाहिए था। यानी कि साथियों जानते हैं इसमें क्या है, जो आपका ए और बी और सी है, ए की जगह साथियों गुणा रखा है, बी की जगह साथियों भाग रखा है, और सी की यानी जगह प्लस रखा है, ये रखा है भाई। तो पूछा क्या है 7A 9B 3C 8, ठीक है। अब देखिए 7 ए की जगह क्या आप सभी को रखना है, ए की जगह साथियों गुणा रखना है 9, बी की जगह क्या रखना है साथियों भाग 3, सी की जगह प्लस, इसको हल करिए 7 गुणा 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार में, प्लस 8, 7 3 21, 21 में 8 जोड़ी देखिए 29 आ जाएगा। यानी इस सॉल्व का देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारा आंसर सही आ गया भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो याद रखिए साथियों ऐसे ये सॉल्व को हल किया है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 0 1 5 14 30 क्या आएगा, तो दोस्त में देखिए 0 से 1 +1, 1 से 5 +4, 5 से 14 +9, 14 16 +16, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी साथियों 5 का स्क्वायर करके हमें जोड़ना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25, 30 25 कितना हो जाएगा 55। तो इस सॉल्व का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या कितनी होगी। 5 संख्याओं का औसत 32 यानी कि कितने बराबर हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15 1 16 160। और यदि एक संख्या हटा दिया है, जैसे कि पहले 5 संख्या थी तो इसमें एक संख्या हटा दी यानी वो 4 संख्या बचेगी, अब इसका औसत 28 हो जा रहा है। तो 28 से कितना होता है, 4 8 32 के 2 3, 4 1 कम 4, 4 दूना 8 3 11 यानी 112। अब साथियों हटाई गई संख्या कैसे निकालेंगे, बस 160 में से 112 को माइनस कर दिए, हटाई गई संख्या मालूम होगा तो कितना होगा 48 होगा भाई। 160 में से 112 को माइनस करेंगे कितना 48 आएगा ना, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो हटाई गई संख्या कितनी 48 है। चलिए अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो साथियों 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं के औसत बताइए भाई। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और केवल अपने आप से कटती है और किसी नंबर से नहीं कटती। तो चलिए 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक सम संख्या भी होती है 2, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17, अच्छे से लिखते हैं भाई। 2 3 5 7 11 13 15 नहीं भाई, 15 एक भाज्य संख्या होती है। 13 के बाद देखिए 17 17 18 19 19 के बाद 23 23 के बाद मेरे दोस्त 29 डायरेक्ट 29 30 31 भाई। 32 से पहले की केवल, तो 32 तक टोटल कितने अभाज्य संख्या है 32 से पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनका साथियों औसत निकालना है। तो सबसे पहले सबको जोड़ना पड़ेगा भाई हमें,
और 14 से भाग करना होगा। औसत ऐसे निकालेंगे ना, सभी संख्याओं का योग बटे में टोटल पद हैं। देखिए 3 2 5, 5 5 10, 10 17, 17 11 28, 28 13 41, 41 17 58, 58 19 77, 77 23 100, 100 29 129, 129 31 160 आएगा। तो भाग करिए, 14 7 98, 14 8 12, 14 कम 14, एक सेकेंड, 14 7 98, 14 10 में 140, यानी साथ ही 14 कम 14, ठीक, 2 14 कम 14, 11 समथिंग आया क्या भाई? इतना आ रहा है क्या? बताएंगे आप सभी लोग भाई, कितना आएगा? 14 का स्क्वायर होता है 156, यानी 14 समथिंग आएगा भाई, यानी 14.54 आएगा पहला ऑप्शन। 14 का स्क्वायर 156 होता है ना गुरु, एक सेकंड, 14 आपका सत्य 5 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, कहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं भाई? एक सेकंड, इसको जोड़ने पर हमारा साथियों कितना आया था भाई? 160 है टोटल पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है भाई, 11 11 एकम 11 16 11 44। अब देखिए साथियों, अब आ रहा है भाई, एक सेकंड, पहला ऑप्शन, वही तो मिस्टेक कहाँ से हुई? सॉरी मेरे दोस्त, ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए सही, क्योंकि टोटल पद 11 है तो 11 से भाग करना होगा भाई हमें। बहुत अच्छा भाई, आप लोग ऐसे ही बताते चलिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 49 को, एक मैच का विक्रय मूल्य 6875 है, यदि लाभ 25% तो मैच का क्रय मूल्य कितना होगा? तो साथियों जैसे देखिए, एक मैच का जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है? 6875 है, यदि लाभ 25% का है, तो साथियों क्या करेंगे? 100 से 125, 125 मल्टीप्लाई 100, इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 पंजे 125, 25 का 100, ठीक, 5 एकम 5, इसको काटिए, 5 एकम 5, 1 18, 5 ते 15, 3 5 ते 35, 50 25, यानी 1375 बार में कटेगा। क्लियर मेरे दोस्त? भाई 5 से जब हम लोग, एक सेकंड भाई, इसको ऐसे करते हैं हम लोग, है ना। पहले साथियों 25 पंजे देखिए 125, 25 से डायरेक्ट करते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। 25 पंजे 125, ये देखिए अब 6875 हम 25 से भाग करेंगे, 25 दूनी 50, अब 25 दूनी 50, 68 में से 50 घटाएंगे तो भाई 18 और ये 7 यानी 187। अब 25 पंजे 125, 25 सत्ते 100, आपका 25 पंजे 125, 25 सका 150, 25 सत्ते 175, 187 में से 112, यानी 25 पंजे 125, यानी साथियों जब 25 का भाग आप कराएंगे साथियों 6875 में, तो 275 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब 275 अपान में 5 गुणा 100 है ना। तो देखिए अब इसको भाग कराइए, देखिए 275, 50 25, 50 यानी 55 बार में, 55 गुणे 100 कितना होगा? 5500 आएगा। कितना आएगा साथियों? 5500 आएगा। तो साथियों उसका मैच का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कास्ट प्राइस कितना होगा? कास्ट प्राइस 5500, डी ऑप्शन। बस हल करना है भाई, आप लोगों को तरीका देख लीजिए, ठीक है। समझ में आए? जो भी सवाल साथियों आपको न समझ में आए कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों देखिए रेडियस इसमें कितना दिया है भाई? 70 सेंटीमीटर दिया है ना। ऊंचाई यानी हाइट कितना दिया है साथियों? 14 सेंटीमीटर दिया है। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? तो 2 पाई आर एच होता है ना। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 70 दिया है, हाइट की वैल्यू 14, इसको बस आपको हल करना, आपका आंसर आ जाएगा। 7 10 में 70, ठीक है, 22 दूना 44 इंटू 14 10 में 140, बताइए 44 गुणे 140 कितना होगा? बताइए सत्य, 14 कितना हो सकते? 14 चौका 56 का 5, 14 चौका 56, 5 61, यानी 616, यानी 0 एक और आएगा, 6160 आएगा, 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर होंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, रेडियस दे दिया है, हाइट दे दिया है भाई, और पाई के वैल्यू 22/7 रखकर इसको हल करना था। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा मेरे दोस्त? ये काफ़ी अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए, अति संभावित। जैसे देखिए तो साथियों 0.1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई? 0.01 प्लस, फिर देखिए 0.01 का स्क्वायर कितना होगा साथियों? तो देखिए 0.01
1 हो जाएगा। क्लियर, 3 जीरो आ जाएगा। इसको जोड़िए कितना आएगा, 1 पॉइंट इधर 1 पॉइंट इधर, यानी कि साथियों 2 4 पे आएगा भाई, यानी 0.010 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन है मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x रेशियो y का मान कितना होगा, बताइए साथियों। x का 45% जो ना y के 15% के बराबर है, तो साथियों देखिए प्रतिशत कट जाएगा, 15 कम 15, 15 या 45, यहाँ से x इंटू 3 y इंटू 1 पूछा क्या है साथियों, x y का रेशियो, तो x y कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। यानी कि इसको रेशियो फॉर्मेट में बदलेंगे तो 1:3, यानी कि साथियों बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो, यानी एलसीएम पूछ दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम का वैल्यू कितना पूछा है हमसे भाई, लघुत्तम समापवर्तक, HCF कितना दिया 4, और दो संख्याओं गुणनफल, यही तो दो संख्याओं गुणनफल है, तो कितना है 720। तो साथियों एलसीएम बराबर क्या होगा, 720/4, यही होगा ना भाई। 18 4 72 यानी 180 आएगा भाई। एलसीएम कितना होगा 180, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। एक निश्चित कुट भाषा में एलिस को REHLK लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में बैलेट को कैसे लिखा जाएगा, बताइए सर। ये जबरदस्त सवाल आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। जैसे मेरे दोस्त देखिए, एलिस ALLIES, इसका कोड REHLKA। देखिए सर, ए होता 1, एल होता 12, एल होता 12, आई होता 9, ई होता 5, एस होता 19। क्लियर, आर होता 18, ई होता 5, एच होता 8, एल 12, के 11, 1। देखिए इसमें लॉजिक साथ देखिए, एक को यहाँ लिखा तो अंतिम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर देखिए मेरे दोस्त 12 से देखिए यहाँ पे किया, यानी कि -1 हुआ इसमें। एक सेकंड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे तब समझ में आएगा। ALLIES, ठीक है, और इसका कोड क्या है साथियों, REHLK। तो दोस्त मेरे जैसे देखिए, ई होता है 1 नंबर का, एल 12 नंबर का, एल 12 नंबर का, आई 9 नंबर का, ई 5 नंबर का, यस 19 नंबर का, आर 18 नंबर का, ई 5 नंबर का, एच 8 नंबर का, एल 12 नंबर का, के 11 नंबर का, 1 नंबर का। तो दोस्त मेरे देखे जानते हैं इसमें क्या क्या, ए को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब 12 को देखिए यहाँ पर तो लिखा है के का, लेकिन -1 किया है मेरे दोस्त, ध्यान से। फिर देखिए यानी कि ए वाले में देखिए +0 किया भाई, फिर इसमें -1, फिर देखिए यल को यल यहाँ पर किया, यानी इसमें फिर +0 किया। फिर देखिए साथियों आई 9 तो यहाँ पे एच 8 यानी -1 किया है। फिर देखिए ई को यहाँ पर किया तो +0 कर दिया, +0 कर दिया। क्लियर, फिर देखिए साथियों यस 19 यहाँ पे 18 तो -1 कर दिया। यानी इसमें जानते हैं पहले तो +0 किया, फिर -1, +0 -1 किया है, वो भी साथियों क्रॉस किया है भाई। ठीक है, अब देखिए हम जब हल करेंगे ना जो पूछा तब आपको समझ में आ जाएगा। BALLET, दोस्त में देखिए इसमें +0 करना है, यानी लास्ट में यहाँ पे बी, फिर ए 1 नंबर का होता है तो इसमें -1 करना है आपको, लेकिन यहीं पे लिखना है आपको। तो ए होता है 1 नंबर, तो यहाँ पे 1 को 27 करिए, 27 में से 1 को घटाएंगे तो 26, 26 पे कौन आता है जेड, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए एल 12, तो इसमें आपको ना भाई +0 करना पड़ेगा, तो भाई +0 करेंगे 12 में तो 12 आएगा ना, 12 पे कौन अच्छा एल ही आएगा, तो एल का एल ही आएगा। फिर देखिए एल यहाँ पे -1 करना होगा आपको, लेकिन यहाँ पे करना होगा, तो एल देखिए 12 होता है, तो साथियों 12 में से घटाएंगे 11, 11 पे कौन आता है की आता है, ई देखिए 5, तो इसमें आपको +0 करना होगा, तो सेम आपको यहीं पे लिख दीजिए भाई, क्योंकि 5 में 0 करेंगे तो 5 आएगा, 5 पे कौन आता है ई आता है ना दोस्तों, यहाँ पे ई आ जाएगा। अब देखिए T20, यहाँ पे दोस्त मेरे T20 है, तो T20 है तो -1 करेंगे कितना होगा 19, 19 पे कौन आएगा भाई, 20 में से घटाएंगे 19, 19 पे कौन आएगा ऐसा आएगा। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा SEKLZB, SEKLZB कौन सा भाई ऑप्शन है, देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा सवाल को अब थोड़ा सा घुमाएगा फिराएगा तो सोच समझ कर उत्तर करिएगा आप लोग। क्लियर मेरे दोस्त, चलिए
अंतिम सवाल को हल करते हैं भाई आज के इस सेशन का। क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। 8 + 7 × 5 भाग 14 - 3 = 6। तो भाई ऑप्शन का हमें मदद लेना ही पड़ेगा। तो चलिए तुरंत पहले ऑप्शन को उठाते हैं, 8 और 7 को बदलते हैं। देखिए तुरंत आपका 8 7 दिया है, इसको बदलना है। तो पहले 8 की जगह 7 होगा और 7 की जगह 8 होगा, ठीक है। गुणा 5 भाग 14 - 3, इसको हल करने के बाद हमें 6 चाहिए भाई, ठीक है। देखिए 7 + 8 गुणे 5/14 होगा भाई, ठीक है, -3 = 6। इसको हल करिए, 2 चौक 8, 2 सते 14, तो 7 यहाँ से 7 चौक 28, हमें भाई 6 चाहिए, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा भाई, पहला ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ऑप्शन भी देखिए 3 और 5 को बदलते हैं। 8 + 7, 8 + 7 गुणे 5 है तो 3 हो जाएगा, भागा 14 -3 है तो 7 5 हो जाएगा, बराबर 6। इसको हल करिए। अब देखिए 8 + 7 गुणे 14 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो क्या कर देंगे भाई, 3/14, ये हो सकता है भाई। देखिए 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ से मेरे दोस्त कितना आ गया, अब 8 + 3/2 -5 = 6। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7 2 8 16, 16 3 19, 19/2 माइनस ये नहीं आएगा भाई, यानी पहला ऑप्शन भी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करिए, 14 और 6 को बदलिए। 8 + 7 गुणे 5 भागे 14 है तो 14 की जगह 7 6 करिए, -3 बराबर 6 की जगह 14, आंसर देखिए इस बार आएगा 8 + 7 गुणा 5/6 -3। क्लियर। अब देखिए साथियों 8 + 7 × 35, 7 × 35, 7 × 35 बटे में 6 -3। अब इसको हल करेंगे क्या आपका 14 आएगा, नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा भाई। यही आखिरी ऑप्शन हमारा सहारा है 8 और 5 बदलने से। देखिए सबसे पहले 8 दिया तो 5 रखिए, +7 गुणा 5 है तो 8 रखिए, भागे 14 -3 = 6। ये भी नहीं आएगा क्या भाई, 5 + 7 गुणा 8/14 -3 = 6। 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी 7 5 प्लस, अब देखिए 1 सेकेंड, अब इसको और पूरी तरीके से हम लोग हल कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 चौक 8, यानी 7 5 + 4 -3 = 6। अब देखिए 6 5 4 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, देखिए 6 = 6 आ गया, यानी डी ऑप्शन भाई हमारा रखने से, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्टली हो जाएंगे भाई। क्लियर। तो 8 और 5 बदलने से जाकर हमारा आंसर आया। तो साथियों ये पेपर से पहले सेम पेपर जैसा प्रश्न हमने पूरे 55 सालों कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको आज के इस क्लास के सारे क्वेश्चन तैयार हो चुके होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर लिए होंगे। तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। साथियों मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ, पेपर एनालिसिस के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।